बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनान। अभी हम बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के ऊपर और उसके अंदर चाइना जो गैर मुतवक्के तौर पर फ़तह जिसने समेटी है, फ़तह जिनके नाम रही है। और उसके बाद हम बात करेंगे जो फ़ज़ाई झड़पें भारत की जानिब से शुरू हुई, जिस वाक़े को उन्होंने जवाज़ बनाया और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के जो आबी ज़हायर हैं उनको अटैक किया जाना और उसके बाद पाकिस्तान का मिशन कामयाबी से मुकम्मल करना और फिर भारत को बताना कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है। इसके बीच में जो दिफाई निज़ाम था भारत का वो बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हुआ, जिसके बारे में भारत बहुत बड़े बड़े दावे करता रहा है। और फिर पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जो कि हर आने वाले ड्रोन को नाकाम बनाता रहा है, उसके हर मिशन को नाकाम बनाता रहा है। तमाम के ऊपर बात करेंगे और फिर आलमी असरात इसके क्या हुए। जो जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू हुई थी उसके ऊपर रोक लगाया जाना ये किस तरह से मुमकिन हो पाया, इन तमाम अवामिल पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं उन झड़पों का जहाँ से आगाज़ हुआ। अगर हम देखें 7 मई को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ऑपरेशन का आगाज़ किया था तो जवाज़ यही था पहलगाम वाक़या, जिसके अंदर उन्हें उनका ये मौक़िफ़ था, ये बयानिया था कि बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो मारे गए और उन टूरिस्ट को मारे जाने का जो इल्ज़ाम था वो पाकिस्तान के ऊपर रखा गया और पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हुए बिल्कुल भी हक़ाइक़ मंज़र आम पर नहीं लाए गए हैं। ये वो चीज़ें थी जो कि जब पूरी दुनिया के सामने आई तो पूरी दुनिया ने भी ये कहा कि अगर भारत अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त है तो फिर उन्हें हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आया, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उन्होंने भी और फिर पाकिस्तान की सियासत जो सियासी जमातें हैं, सियासी लीडरान हैं, उन्होंने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर हम गलत हैं और हमारा किसी भी सूरत में पहलगाम वाक़े के अंदर कोई हाथ है तो हम जो सज़ा मुकर्रर होती है हम उसको लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले उसकी शफ़ाफ तहकीकात करवाई जाए, तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएं, दुनिया के सामने हक़ाइक़ लाए जाएं। लेकिन गो कि भारत का प्लान कुछ और था और भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाते हुए 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के ऊपर मुबैना दहशतगर्द जो ठिकानों पर हमला किया था। और कहा यह था कि दहशतगर्द ठिकाने हैं, लेकिन जनाब वो दहशतगर्द ठिकाने हरगिज़ नहीं थे, वो हमारी जो जनरल पब्लिक है उनके रहने के वाले घर थे और मसाजिद थीं जिनको अटैक किया गया था। हमले का जवाब 22 अप्रैल को जो पहलगाम में वाक़या जिसका मैं पहली कोट कर चुकी हूँ उसको जवाज़ बनाते हुए किया गया। फिर भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुष्पनाही का इल्ज़ाम लगाया जिसे पाकिस्तान ने कतई तौर पर मुस्तरद किया था और पाकिस्तान ने कहा था कि हमें उसके हक़ाइक़ दिए जाएँ, हमारे सामने तमाम तर जो शफ़ाफ तहकीकात हैं वो करवाई जाएं। फिर उसके बाद फ़ज़ाई झड़पों का ये एक सिलसिला शुरू हो गया और हथियारों की नुमाइश शुरू हो गई। हम देख रहे थे कि भारत के पास फ्रांसीसी लड़ाका तैयारे मौजूद थे जिनका नाम राफ़ेल है और राफ़ेल की इतनी धूम थी और भारत ने ख़ुद भी उसकी बहुत धूम मचा रखी थी, लेकिन भारत के धूम मचाने के अलावा भी फ्रांसीसी राफ़ेल तैयारों की बहुत उनकी किसी भी किस्म की उनकी काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता और यकीनी तौर पर वो मॉडर्न जदीद असलहे से लेस और हर तरह की टेक्नोलॉजी से लेस जो है वो तैयारे थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने उनका मुकाबला किया तो जनाब पाकिस्तान के जो चीनी साख्ता थे, चीन और पाकिस्तान की शराकत दारी से तैयार करदा J-10 और JF-17 उन्होंने भरपूर तरीके से मुकाबला किया और फिर भारतीय राफ़ेल तैयारे मार गिराए। बीच में कुछ और तैयारे भी थे जिनके अंदर 3 राफ़ेल तैयारे थे जिनको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराया। अच्छा, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने यह दावा किया कि भारतीय तैयारे जो हैं वो चीनी साख्ता J-10 ने गिराए हैं और फिर पाकिस्तानी हमलों का दिफाई जो निज़ाम था, पाकिस्तानी हमले जो पाकिस्तान ने किए, पाकिस्तानी एयरफोर्स का और पाकिस्तानी फोर्सेस का ये मानना है कि उन्होंने अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए या अपने दिफा के लिए उन्होंने वो अटैक्स किए हैं। वो किसी सूरत भी बदले के तौर पर अटैक्स नहीं किए गए हैं क्योंकि भारत रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हमने देखा पहला जो वाक़या मस्जिद के ऊपर अटैक करने का, शहरी आबादी के ऊपर अटैक करने का हुआ, उसके बाद भारत को कोई जवाब नहीं दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि उनके अटैक को नाकाम बनाने की कोशिश की जाती रही। वो बहुत ज़्यादा तादाद में ड्रोन्स भेजते रहे, कभी किसी शहर के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। हमने देखा लाहौर के अंदर बहुत सारे ड्रोन्स भेजे गए, डिफरेंट शहरों के अंदर बहुत सारे ड्रोन्स आए, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो एक बयानिया था वो हमेशा अमन के ख्वाहिश हैं और अमन को यकीनी बनाने के लिए एक कोशिश थी ये पाकिस्तान की जानिब से कि उन जो ड्रोन्स आते थे उनको मार गिराया जाता था, उनको अहदाफ पूरे करने नहीं दिए जाते थे, लेकिन जवाबी वार नहीं किया जा रहा था।
अच्छा जी, ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो ये था कि हमारे तमाम पायलट्स जो हैं वो बाहिफाजत वापस आए और हमने भारत को एक मुंह तोड़ जवाब दे दिया है जो अटैक उनकी जानिब से किए जा रहे थे। लेकिन जो भारतीय मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखना चाहूँगी। भारत का ये मौक़िफ़ है कि 100 दहशतगर्द मारे गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 100 दहशतगर्द मारे हैं, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कैंप तबाह किए हैं, जबकि वो आम लोगों के घर थे जिनके ऊपर अटैक किया गया, वो मसाजिद के ऊपर अटैक किया गया। उसके बाद जी साथ ही साथ वो कहते हैं कि हमने भारतीय फ़ज़ाइया ने 11 पाकिस्तानी एयर बेसिस पर हमला किया है, और जिसके अंदर नूरहान एयर बेस भी है। ये दावा भी अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो अभी तक कोई तफसीलात भारत जो है वो इसके बारे में शेयर नहीं कर सका। फिर जनाब हम आ जाते हैं जो माहिरीन की राय है। इस वक्त माहिरीन ये कहते हैं कि झड़पें जो हैं वो चीनी दिफाई सनत के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई हैं, क्योंकि इससे पहले डीप सेक यानी कि चीनी AI जो कंपनी है या अमरीकी मार्केट है, उसने चीनी मार्केट ने अमरीकी मार्केट को हिला कर रख दिया AI में। और जिस तरह से उन्होंने डीप सेक लॉन्च किया और कामयाबी के साथ उसकी लॉन्च हुई और बहुत ही महदूद पैसों के अंदर, तो यकीनी तौर पे अमेरिकी मार्केट उससे हिल कर रह गई थी। और उसके बाद अब जिस तरह से फ्रांसीसी कंपनी को एक धचका लगा है दिफाई निज़ाम के अंदर और एयरक्राफ्ट्स के अंदर, उनके जो एयरक्राफ्ट्स थे उनकी, जैसा मैं भी कह भी रही हूँ कि धूम मची हुई थी। अब चाइना के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, चाइना का दिफाई निज़ाम में उसकी धूम मच चुकी है और चीनी इसमें काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर भी वो खुशी का इजहार करते हैं और वो ये कहते हैं, मीम्स भी बनी हुई हैं इसके ऊपर कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, हमारा दिफाई निज़ाम है या ड्रोन्स हैं, वॉट एवर, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो अच्छे हाथों में है, पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों में, जो कि उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी कंपनी है डिसॉल्ट एविएशन, उनका जो है वो अब पाक फ़ज़ाइया की कामयाबी की वजह से भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है, क्योंकि राफ़ेल के गिराए जाने का जो मामला है, जब उसने हवा पकड़ी और वसूल पकड़ा तो उसके बाद भारतीय राफ़ेल लड़ाका तैयारों को के गिरने के बाद जो कंपनी है उनकी डिसॉल्ट एविएशन, उसकी जो मार्केट शेयर्स थे वो तेज़ी से गिरे हैं और कंपनी की मालियत जो है वो $373.8 से कम होकर $362.05 पर पहुंच गई है। ये एक बड़ा भारी नुकसान था जो फ्रांसीसी कंपनी को उठाना पड़ा। उसके बाद इंडोनेशिया के कुछ मुआहदे थे राफेल खरीदने के लिए जो कि फ्रांस के साथ किए गए थे, अब वो भी खटाई का शिकार हो गए हैं, वो मुआहदे पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे और इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो नुकसान है वो फ्रांस को भी उठाना पड़ा है। और सिर्फ फ्रांस को नहीं बल्कि इजराइल को भी, जितने ड्रोन्स भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर अटैक के लिए भेजे गए वो तमाम के तमाम ड्रोन्स जो थे वो इजराइली साख्ता थे। तो यूँ कहा जाए कि इजराइल और फ्रांस ने भी बिलाशरकत ये जंग लड़ी है हमारे साथ, क्योंकि उनके तैयारे हों या ड्रोन्स हों वो भी इस जंग के अंदर शरीक थे, लेकिन उन तैयारों को भी मुँह की खानी पड़ी और उन ड्रोन्स को भी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो मगरबी दुनिया है उसका तजर्बा ये कहता है कि जो चीनी साख्ता दिफाई निज़ाम है वो ज़्यादा कारआमद है, ज़्यादा सूदमंद है और इसी तरह से बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अब चीन के साथ मुआहदे करने के लिए सोच भी रहे हैं, दिफाई निज़ाम के हवाले से, जेट्स के हवाले से, ड्रोन्स के हवाले से, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से जो कि चाइना के अंदर प्रोडक्शन जिनकी होती है उनको ख़रीदे जाने के हवाले से सोच विचार कर रहे हैं। अच्छा जी, जो हमारी दिफाई हिकमत अमली थी बड़ी पॉजिटिव थी। हमने पहले अटैक के बाद भी कोई एग्रेशन का इजहार नहीं किया। हमारी फोर्सेस की जानिब से, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से, सिविल गवर्नमेंट की जानिब से बड़े ही अच्छे अंदाज में एक हिकमत अमली तरतीब दी गई और बार बार ये मैसेज पूरी दुनिया को दिया गया कि पाकिस्तान जंग में नहीं उतरना चाहता और पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाहिशमंद है और उसके अमन की ख्वाहिश को उसकी कमज़ोरी ना समझा जाए। लेकिन भारत और मोदी सरकार को शायद वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी और वो पे दर पे पाकिस्तान के ऊपर वार करते रहे और फिर एक के बाद एक वार जो पाकिस्तान के ऊपर होता रहा, पाकिस्तान को कि उसको पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान जो फोर्सेज हैं वो उसको मिलकर नाकाम बनाते रहे, लेकिन फिर भी एक अटैक, एक छेड़खानी जो बार बार की जाती रही। फिर हमारे नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया गया और लगता यह था कि ये पूरा एक प्लान के तहत किया जा रहा है, पहलगाम वाक़े को सर अंजाम देना, उसके बाद फिर सिंतास मुआहिदे को फ़ौरन मुअत्तल करना, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धरना और यहीं तक नहीं बल्कि नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना और इस तरह के बहुत सारे अटैक्स जो इसका हिस्सा हैं। तो
भारत या तो पूरी तैयारी के साथ नहीं था या फिर भारत को पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जो अनएक्सपेक्टेड पाकिस्तान ने जवाब दिया है। और जिस तरह से चाइना ने खुलकर हिमायत की है पाकिस्तान की, ये बहुत बड़ी बात थी। तुर्की को ले लिया जाए, यूएई को ले लिया जाए, ये तमाम वो मुल्क थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, शाना बशाना खड़े रहे और जिन्होंने कहा कि आप हमारी फोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप हमारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम आपके साथ हमतन गोश तैयार हैं और हम आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान का बयानिया उसको बड़ी तकवीत मिली है इसके अंदर और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत तकवीत मिली है। पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है उसको बड़ी तकवीत मिली है। पाकिस्तान को भारत ने किसी हद तक आइसोलेट कर दिया था। पाकिस्तान दूसरे ममालिक से कट कर रह चुका था और दहशतगर्दी की अमाजगा बन चुका हुआ था, दुनिया ये मानती थी। लेकिन ये मिसकंसेप्शन भी भारत की पैदा की हुई थी और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से जो इल्ज़ाम धरने की कोशिश की यही वजह थी कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क तस्वुर करती थी। लेकिन अब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है। भारत को गो के सुबकी का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत अभी भी संभल सकता है। लेकिन मोदी सरकार लगता है कि भारत को संभलने नहीं देगी। अच्छा जी, लीडरशिप की बड़ा फुकदान नजर आता है इस तमाम के अंदर। हिकमत अमली जो भारत की जानिब से अपनाई गई है और जिस तरह से भारतीय मीडिया बार बार वावेला करता रहा है कि हमने इतने अटैक्स कर दिए, पाकिस्तान के ऊपर इतने अटैक्स कर दिए, उन अटैक्स के जो विजुअल्स दिखाए जाते हैं, सॉरी टू से, उन विजुअल्स के अंदर भी कुछ सदाकत नजर नहीं आती है। भारत की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर हमने उनका पोर्ट तबाह कर दिया है। मुझे आज तक पोर्ट नज़र नहीं आया, कोई ऐसी बंदरगाह जो लाहौर के अंदर हो, मुझे वो नज़र नहीं आई है, क्योंकि लाहौर के अंदर एक केनाल गुजरती है और उस केनाल के ऊपर कोई बंदरगाह ऐसी नहीं बनाई गई है। कोई बहरी जहाज़, कोई बेड़ा वहाँ पर रुक नहीं सकता, तो इसलिए बंदरगाह भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। और भारत की जानिब से क्लेम किया गया था कि उस बंदरगाह को भी तबाह कर दिया गया है। इसी तरह से और बहुत सारी इस तरह की बातें की गई हैं भारतीय मीडिया की जानिब से, जो कि ये वावेला करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट उन्होंने खुदा ना करे तबाह कर दिया है। अच्छा जी, चीन को इस सारी कशीदगी के अंदर काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है और चीन पहले ही पाकिस्तान में $50 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी कर रहा था सी पैक की सूरत में, और उसके अंदर नुकसान पहुँचाने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही थी। लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन पाकिस्तान को 40 यूनिट J-35 देने जा रहा है और ये 5th जनरेशन का जंगी तैयारा है, जो कि पाकिस्तान को भारत पर फ़िज़ाई बर्तरी भी देगा, जो कि राफेल से भी ऊपर का तैयारा माना जा रहा है। और चीन जो है ये पाकिस्तान को देगा ताकि हमारा दिफाई निज़ाम मज़ीद मजबूत हो जाए। वैसे तो वो कहा जाता है राफेल हो या फिर JF-17 थंडर या फिर कोई भी छोटे से छोटा जहाज़ भी हो, उसके अंदर बैठे हुए पायलट की कारकर्दगी पर डिपेंड करता है, पायलट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस मार्के को जीतता है या जहाज क्रैश करके आता है। इसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ क्योंकि जिस वक्त हमारे जो पायलट्स थे, वो तीनों पायलट्स जो कि फ़ज़ाई मार्का सर करने के लिए जा रहे थे, जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया गया, तो उसके आगाज़ के लिए जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने डेथ लेटर्स के ऊपर जब साइन किया तो उन्होंने आगाज़ किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, और उसका जो इख्तिताम था उस लेटर का, अपने डेथ लेटर का, उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से किया। तो ये जो जज्बा ईमानी था और जो जज्बा हुब्बुल वतनी था, ये शायद उन बाजों के अंदर नहीं है, और जो जज्बा शहादत लेकर वो उड़े थे और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी से हमकनार किया, इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती है। तो जी, जंगबंदी और फिर आलमी रद्द-ए-अमल के ऊपर बात करते हैं। जंगबंदी तो हो गई, सीज़ फायर हो गया, लेकिन ये टेम्परेरी सीज़ फायर तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर अमेरिका ने काफ़ी साथ दिया और काफ़ी किरदार अदा किया है। लेकिन क्या लगता नहीं है कि अमेरिका प्री प्लान इसके अंदर कूदा, क्योंकि इससे पहले जब जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे और नायब वज़ीर-ए-आज़म है वो अमेरिका के, ऑब्वियसली उनकी अहमियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने भारत को पहलगाम वाक़े के बाद कहा था कि आप अटैक कर लें पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा लिमिट के अंदर रहते हुए, ताकि ख़ित्ते के अंदर कशीदगी ना बढ़े। शायद जेडी वेंस भी ये तसव्वुर नहीं कर रहे थे जो पाकिस्तान ने उसके बाद जवाब दिया, और ना ही उन्हें ये पता था कि ये बात इतनी तूल पकड़ जाएगी।
جائے گی. اس کے بعد جے ڈی وینس کا دوسرا بیان آتا ہے کہ ہمارا ان دونوں ملکوں کی کشیدگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, دونوں ایٹمی طاقت ملک ہیں اور دونوں اپنے معاملات کو خود سلجھائیں. اس کے بعد پھر یکدم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا سامنے آنا اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مفاہمتی کردار ادا کرنا اور ان کا یہ کہنا کہ دونوں ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانا چاہتا ہوں, دونوں ممالک یہاں پر ہی جنگ کو بند کر دے, دونوں ایٹمی طاقت ملک ہیں, خطے کا نقصان ہو رہا ہے اس سے, تو یہیں تک جو ہے وہ جنگ کو محدود کر دیا جائے. پاکستان نے بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی اور پاکستان تو پہلے بھی امن چاہتا ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ جب بار بار چھیڑخانی کی جا رہی تھی تو پاکستان نے صرف جواب دیا تھا بھارت کو. اس کے بعد جب بھارت جا کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس اس نے دہائیاں دی ہیں کہ اس جنگ کو یہاں پر روک دیا جائے کیونکہ بہت سارا نقصان ہو چکا ہے, تو اس کے بعد پاکستان اور بھارت کی جانب سے سیز فائر اس کو یقینی بنایا گیا. لیکن اتحادی ممالک کی جانب سے فورس کرنے کے بعد یا امریکہ کے فورس کرنے کے بعد جنگ بندی تو ہو گئی, لیکن جنگ بندی کب تک رہے گی اور یہ سیز فائر کب تک رہے گا؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ چین نے پاکستان کو جدید جنگی صلاحیت دی ہے جس سے بھارتی منصوبہ ساز جو ہیں وہ حیران ہو گئے ہیں اور وہ توقع نہیں کر رہے تھے, اس لیے جنگ بندی کرنی پڑی اور بھارت کو جنگ بندی کے لیے بھارت کو جنگ بندی کے لیے امریکہ کو اکسانا پڑا کہ وہ اس کے اندر کردار ادا کریں. جہاں تک نقصان کی بات ہے, کہا جاتا ہے کہ جتنی بڑی اکانومی اتنا ہی بڑا نقصان, جتنا بڑا سٹیک ہوگا اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا. تو بھارت اس کے اندر سٹیک کے لحاظ سے زیادہ بڑا ملک, زیادہ بڑی آبادی اور زیادہ بڑی اکانومی کا حامل ملک ہے. بھارت کا نقصان اتنا ہی زیادہ ہوا ہے, گو کہ پاکستان اکانومی کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے, آبادی کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے, خطے کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کو تھوڑا بہت نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ بھارت نے پاکستان کو زبردستی جنگ میں جھونک دیا تھا اور الٹیمیٹلی پھر پاکستان کو اس کا جواب دینا پڑا. میں یہاں پر صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دونوں حکومتیں, پاکستان ہو یا بھارت, ان دونوں کو مل کر بیٹھ کر اپنے تمام تنازعات, تمام معاملات کو اس اسلوبی سے طے کرنا ہوگا. نہ تو پاکستان پانی کے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ ہی سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل کیا جا سکتا ہے کیونکہ قانونی حیثیت اس کی یہ نہیں ہے. قانونی طور پر آپ کے پاس جواز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے ملک کا جو کہ شراکت داری سے پانی استعمال کیا جا رہا ہو اس کو آپ ختم کر دیں یا اس معاہدے کو آپ معطل کر دیں. اور اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا جواب دینا پڑے گا. اور پاکستان اب جس کی 26 کروڑ عوام ہے اور 26 کروڑ عوام کی لائف لائن یعنی کہ ان کی ریڈ لائن پانی ہے, ان کا انحصار پانی کے اوپر ہے, وہ اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی ہماری گورنمنٹ کہہ چکی ہے, ہماری فورسز کہہ چکی ہیں کہ اگر سنتاس معاہدے کو معطل کیا گیا یا پانی کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس کو ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا. تو پاکستان اور بھارت اس وقت بھی جنگ کی حالت میں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب دونوں ملکوں کے جو لیڈرشپ ہے کیا وہ بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں, اس معاملے کو اسلوبی سے طے کرتے ہیں, اور امریکہ یا ڈفرنٹ جو اتحادی ملک ہے وہ اس کے اندر کیا کردار ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.